आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में अपने लोग जानने वाले हैं कि किस तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो हमारे टिश्यू में फॉर्म्ड हो रही है उसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा ब्लड के थ्रू हमारे एल्विलाई तक। तो जो भी ट्रांसपोर्ट है वो हमारा टिश्यू से उठाया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को और एल्विलाई तक पहुंचाया जाएगा। अब इसके बीच में जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको कई अलग अलग तरीकों से ट्रांसपोर्ट किया जाता है हमारा टिश्यू से एल्विलाई तक। अब अपने लोग स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहले जानने से पहले अपने लोगों को पता होना चाहिए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है विच इज़ हाईली सॉल्युबल इन नेचर, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारे ब्लड में घुल रही है तो बहुत ही ईजिली डिजॉल्व हो जाएगी, बहुत जल्दी डिजॉल्व हो जाएगी एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे ब्लड में घोलने के लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजिली डिजॉल्व हो जाएगी। अब जब अपने लोगों को पता चल गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही ईजिली ट्रांसपोर्ट हो सकती है हमारे ब्लड के थ्रू, ईजिली डिजॉल्व हो सकती है हमारे ब्लड में, अब देखते हैं अपने लोग कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट है वो किन किन तरीक़ों से होता है। बेसिकली जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट है वो 3 तरीक़ों से होता है। सबसे पहला होता है डिजॉल्व स्टेट में, यानी कि हमारे पास डिजॉल्व यानी कि घुला हुआ, घुल जाना किसी चीज़ में, उसको बोलते हैं डिजॉल्व। तो हमारे ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा। ब्लड का कंपोनेंट क्या है, प्लाज्मा, WBC, RBC। तो उसमें हमारे ब्लड में जो प्लाज्मा है उसके थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिजॉल्व स्टेट में प्लाज्मा में घुल जाती है और उसके थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है 7%। यानी कि हमारे प्लाज्मा, हमारा जो ब्लड का कंपोनेंट प्लाज्मा है उसके थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बेसिकली 7% ट्रांसपोर्ट की जाती है। अब इसके बाद आता है हमारे पास सेकेंड पॉइंट, सेकेंड तरीका जिसके थ्रू जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रांसपोर्ट की जाएगी। अब सेकेंड तरीका क्या है कि कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। अब यहाँ पे अपने लोगों को दिख रहा है हीमोग्लोबिन का नाम आ रहा है। हीमोग्लोबिन जो हमारे ब्लड में पाया जाएगा और ब्लड में भी कहाँ पे, जो हमारी RBC रेड ब्लड सेल्स है उसके अंदर पाया जाता है हीमोग्लोबिन। अब जब हीमोग्लोबिन हमारा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन हमारा पाया जा रहा है RBC के थ्रू, तो बेसिकली जो सेकंड नंबर वाला ट्रांसपोर्ट है वो हो रहा होगा RBC रेड ब्लड सेल्स के थ्रू। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आ रहा होगा कि RBC तो ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट करता है, तो हाँ, और RBC जो है वो ऑक्सीजन को भी ट्रांसपोर्ट करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन ऑक्सीजन को ज़्यादा अमाउंट में ट्रांसपोर्ट करता है, इसलिए अपने लोग ऑक्सीजन को प्रायोरिटी देते हैं। तो अपने लोग कह देते हैं कि जो RBC है वो ऑक्सीजन के लिए ट्रांसपोर्टर का काम करता है, बेसिकली ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अब यहाँ पे कुछ अमाउंट में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारा RBC के थ्रू भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है एज अ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, जो कि होता है 20-25%। इन सभी स्लाइड को अभी अपने लोग बारी बारी से देखेंगे थोड़ा सा डिटेल में। अब आता है तीसरा तरीका जो कि है हमारे पास एज अ बाइकार्बोनेट आयन। इसके बारे में अभी अपने लोग डिटेल में पढ़ेंगे और ये कितना है 70%, यानी कि जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का वो होगा एज अ बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में ट्रांसपोर्ट की जाती है हमारे ब्लड के थ्रू। आइए देखते हैं एक एक करके इन सभी चीज़ों को। अब पहला अपने लोगों को पता है कि एज अ डिजॉल्व स्टेट, इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने वाली बात नहीं है। इसमें क्या है कि जो हमारा प्लाज्मा है उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इजीली घुल जाएगी, जो कि 7% है। तो 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे प्लाज्मा के थ्रू डिजॉल्व स्टेट में ट्रांसपोर्ट की जा रही है। फिर आया था सेकेंड पॉइंट जिसमें अपने लोगों ने देखा था कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। अब कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट है वो हो रहा था 20-25%। अब ये है क्या कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन? अब मान लीजिए कि ये है हमारे पास हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल, हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। अब हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को जब आप देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे अपने लोगों को देखने को मिलेगा एक अमाइन ग्रुप, यहाँ पे लगा होगा एक अमाइन ग्रुप, ठीक है। मान लीजिए कि यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे लगा हुआ है अमाइन ग्रुप। ये एक इमेजिनरी स्ट्रक्चर है, ऐसा रियल में नहीं होता। आप लोगों को समझाने के लिए इसको अपने लोगों ने कंसीडर किया हुआ है। अब अगर देखते हैं यहाँ पे लगा हुआ है अमाइन ग्रुप, तो अमाइन ग्रुप क्या कर रहा है, हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस अमाइन ग्रुप में हमारे पास रिएक्ट करेगा। और ये जो हमारा हीमोग्लोबिन है, ये हीमोग्लोबिन हमारा कहाँ पे होगा,
आरबीसी के अंदर। तो यानी कि ये जो प्रोसेस है हमारी पूरी की पूरी वो कहाँ पे हो रही होगी, रेड ब्लड सेल्स के अंदर। तो आरबीसी में होगा हमारे पास हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन का जब अपने लोग स्ट्रक्चर देखेंगे उसमें देखने को मिलेगा एक अमाइन ग्रुप। अब इस अमाइन ग्रुप के साथ जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिएक्ट कर जाता है और फॉर्म करेगा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, देखिए कार्ब यानी कि कार्ब रिप्रेजेंट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को, अमीनो यानी कि जो अमाइन ग्रुप था हमारे पास हीमोग्लोबिन का, कार्ब अमीनो यानी कि कार्ब यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और अमीनो यानी कि हीमोग्लोबिन का जो अमाइन वाला ग्रुप है, ये दोनों रिएक्ट कर गए आपस में और बेसिकली ये है कहाँ पे, हमारे पास हीमोग्लोबिन में। तो नाम दे दिया कार्ब यानी कि CO2, अमीनो यानी कि अमाइन ग्रुप, और हीमोग्लोबिन यानी कि हीमोग्लोबिन का अमीनो एसिड जिसके साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऐड हो जा रही है, रिएक्ट कर जा रही है और फॉर्म कर रही है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। तो इसके थ्रू जो ट्रांसपोर्ट है वो हो रहा है 20 to 25%। और अगर फॉर्मूला देखने की कोशिश करेंगे तो HbCO2 यानी कि ये क्या है, हीमोग्लोबिन को रिप्रेजेंट किया जाता है Hb से, और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो जहाँ पे भी ये लिखा हो HbCO2 अपने लोग इसको समझेंगे कि ये क्या लिखा हुआ है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, जो कि बेसिकली हो कहाँ पे रहा है, आरबीसी के अंदर। तो अगर इसको अपने लोग कंपाइल करने की कोशिश करें तो हमारे पास है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का जब अपने लोग स्ट्रक्चर देखेंगे उसमें देखने को मिलेगा एक अमाइन ग्रुप। अब ये जो अमाइन ग्रुप है इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर से एंटर कर जाएगी आरबीसी के अंदर, और आरबीसी के अंदर जब एंटर कर रही है तो इसको दिख रहा है अमाइन ग्रुप जो कि होगा हमारे पास हीमोग्लोबिन का। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इस अमाइन ग्रुप के साथ रिएक्ट कर जा रही है और फॉर्म कर रही है HbCO2 जिसको अपने लोग बोलते हैं कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। अब इस तरीके से यानी कि HbCO2 के फॉर्म में जो भी ट्रांसपोर्ट है वो हो रहा है 20 to 25% जो हमारा ट्रांसपोर्ट है वो किया जा रहा है। अब आता है फाइनल स्टेप जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है और इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होने की पॉसिबिलिटी है, एज अ बाइकार्बोनेट आयन। अब बहुत सारे लोगों को बाइकार्बोनेट आयन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है, क्योंकि बुक में अगर देखेंगे तो बहुत ही डिटेल तरीके में दिया हुआ है, वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता है। अब यहाँ पे अगर अपने लोग समझेंगे तो बहुत ही ईजी तरीके में समझ में आएगा अपने लोगों को जो भी चीज़ें हैं। अब अगर अपने लोग यहाँ पे देखते हैं कि बाइकार्बोनेट आयन के तरीके से जो हमारा 70% जो भी ट्रांसपोर्ट है कार्बन डाइऑक्साइड का वो किया जाएगा। अब बाइकार्बोनेट आयन जो कि हमारा प्लाज्मा में फॉर्म्ड हो रहा है, अभी इसको छोड़िए बाद में बात करते हैं। तो बाइकार्बोनेट आयन के तरीके से 70% जो ट्रांसपोर्ट है वो किया जा रहा है, इतना समझिए। अब बाइकार्बोनेट आयन है क्या, इसको समझते हैं। देखिए हमारा जो टिश्यू है इसको एक कहानी के फॉर्म में पढ़ते हैं, स्टोरी के फॉर्म में, तो ईजिली समझ में आएगा। तो हमारे पास क्या था, टिश्यू था। अब टिश्यू के अंदर क्या हुआ, जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, कुछ चीज़ें टूट रही हैं, कुछ चीज़ें बन रही हैं, तो जो भी रिएक्शन हो रही है इसके दौरान क्या हो रहा है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो हमारे टिश्यू के अंदर प्रोड्यूस हो रही है। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये हमारे जब टिश्यू के अंदर प्रोड्यूस हो रही है तो जाहिर सी बात है कि टिश्यू के अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकालना ज़रूरी है, क्योंकि CO2 इज़ हमारे लिए क्या है, एक तरीके से पॉइजनस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। तो टिश्यू से हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकाला जाएगा। अब टिश्यू के बाहर जब कार्बन डाइऑक्साइड निकाला गया तो यहाँ पे इसको दिखा हमारे पास जो हमारे पास CO2 था ये हमारा एंटर कर गया रेड ब्लड सेल्स के अंदर। ये क्या है, हमारे पास आरबीसी है। अब जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हमारी रेड ब्लड सेल्स के अंदर एंटर कर गया तो ये दो तरीके से रिएक्शन शो कर रहा था। सबसे पहला अपने लोगों ने पढ़ा था एज अ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, यानी कि जो हमारी जो भी आरबीसी है उसके अंदर कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के साथ ये रिएक्ट कर रहा था और हमारा जो 20 से 25% जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट था वो हो रहा था। ये तो हो गई पहली बात। अब दूसरी बात क्या है, जब कार्बन डाइऑक्साइड हमारा टिश्यू में प्रोड्यूस हुआ और ये हमारा एंटर कर गया आरबीसी रेड ब्लड सेल्स के अंदर। अब जब हमारा ये रेड ब्लड सेल्स के अंदर एंटर कर गया तो इसको देखने को मिला कि इसके पास जो आरबीसी है उसके अंदर क्या है, पानी है। अब आरबीसी के अंदर वाटर है तो कार्बन डाइऑक्साइड को दिखा यहाँ पे क्या है, पानी है। तो इसने कहा चलो रिएक्ट किया जाए। तो
तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जो कि कहाँ पे है, आरबीसी के अंदर। तो आरबीसी के अंदर क्या है हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, ये दोनों रिएक्ट कर गए और फॉर्म्ड हुआ हमारे पास H2CO3, जिसको अपने लोग बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। तो जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और H2O यानी कि वाटर जब रिएक्ट हुआ तो हमारे पास बना कार्बोनिक एसिड यानी कि H2CO3। अब ये H2CO3 फॉर्म्ड हो गया, कार्बोनिक एसिड बन गया। अब जो रिएक्शन हो रही थी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर की, इसको करवाने के लिए एक एंजाइम इसके अंदर प्रेजेंट है। हमारी जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स, इसके अंदर एक पर्टिकुलर नाम का एंजाइम प्रेजेंट है जिसको अपने लोग बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज। जो हमारे पास कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम का एंजाइम जो कि प्रेजेंट होगा हमारे पास आरबीसी के अंदर। अब हमारा जो प्लाज्मा है उसके अंदर भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है और जो आरबीसी है उसके अंदर भी कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है। लेकिन जो हमारे पास आरबीसी है उसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में कार्बोनिक एनहाइड्रेज प्रेजेंट होगा, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में, और जो हमारा प्लाज्मा है उसमें बहुत ही कम अमाउंट में जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज हमारा जो है ये प्रेजेंट होगा। तो बेसिकली जो भी रिएक्शन यहाँ पे हो रही है उसके लिए जो मेन इंपॉर्टेंट एंजाइम यहाँ पे प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारा आरबीसी के अंदर आया था। तो कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी के अंदर इसलिए आया था क्योंकि इसके पास था कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अब पानी यानी कि वाटर हमारा तो प्लाज्मा में भी मिल जाता, लेकिन वहाँ पे क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है। लेकिन जो हमारे पास आरबीसी है इसके अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम का जो एंजाइम है ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेंगे और ज़्यादा इजीली तरीके से बहुत ही हाई अमाउंट में क्या हो जाएगा, रिएक्शन अपनी जो फास्ट है वो यहाँ पे हो पाएगी। तो इसलिए जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड था वो हमारा आरबीसी के अंदर आ गया था। अब जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड H2O से रिएक्ट कर गया और किसकी प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में, तो हमारा ये कन्वर्ट हो गया H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में। अब जब हमारा कार्बोनिक एसिड फॉर्म्ड हो गया, अब ये जो हमारी रिएक्शन है ये अभी भी रुकेगी नहीं। फिर से हमारा जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो एंजाइम था ये फिर से H2CO3 पे अटैक करेगा, कार्बोनिक एसिड पे अटैक करेगा और इसको वापस से तोड़ देगा दो पार्ट में। पहला हो जाएगा हमारा H2CO3 माइनस और दूसरा हो जाता है हमारा H प्लस के फॉर्म में। तो हमारा जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है वो दो तरीके से अपना काम कर रहा है। पहला काम कर रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का जो रिएक्शन है उसको करवा रहा है और फॉर्म्ड करवा रहा है कार्बोनिक एसिड को। फिर ये हमारा कार्बोनिक एनहाइड्रेज कार्बोनिक एसिड पे फिर से रिएक्ट कर रहा है और फॉर्म्ड कर रहा है H2CO3 माइनस और H प्लस आयंस को। अब जब हमारा यहाँ पे H2CO3 माइनस जो आयन है वो हमारे पास यहाँ पे मिल गया अपने लोगों को। अब ये हमारा H2CO3 आयन हमारा इसको जो आरबीसी है, आरबीसी से इसको बाहर निकाला जाएगा। तो अगर अपने लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि बाहर से एंटर किया था आरबीसी के अंदर, ये बेसिकली दो तरीके से, दो इसकी जो इम्पोर्टेंस थी उसकी वजह से, दो इसकी ज़रूरतें थी उसकी वजह से ये हमारी आरबीसी के अंदर एंटर किया था। तो जब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एंटर किया, इसकी दो ज़रूरत थी। पहली ज़रूरत थी कि यहाँ पे जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, ताकि जो रिएक्शन है वो काफ़ी जल्दी हो जाएगी और ज़्यादा अमाउंट में जो रिएक्शन है वो हो पाएगी। और दूसरा, इसको कन्वर्ट होना था H2CO3 माइनस आयन के फॉर्म में। अब यहाँ तक बात पहुँची। अब जब हमारे कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो चुका है H2CO3 माइनस की फॉर्म में, अब यहाँ तक जो प्रोसेस था वो था हमारा आरबीसी के अंदर, रेड ब्लड सेल्स के अंदर। अब जब हमारा H2CO3 फॉर्म्ड हो गया, इसको आरबीसी से बाहर निकाला जाएगा। अब आरबीसी के बाहर क्या होगा, ब्लड, और ब्लड में क्या होगा हमारे पास, प्लाज्मा। तो आरबीसी के बाहर जस्ट होगा हमारे पास प्लाज्मा। तो ये जो ब्लू वाला पोर्शन आप लोगों को दिख रहा है ये क्या है, हमारे पास प्लाज्मा है। अब जो हमारा H2CO3 जो आयन है ये हमारा आरबीसी से बाहर निकाला जाएगा प्लाज्मा में। अब ये हमारा जब प्लाज्मा में आ गया, अब जब हमारा ये प्लाज्मा में आ गया H2CO3 माइनस, अब प्लाज्मा में इसको मिलेगा
Na+ आयंस, यानी कि जो हमारा सोडियम आयंस हैं वो इसको देखने को मिलेंगे। अब इसने कहा कि H2CO3- और प्लस Na+, ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाएंगे और फॉर्म्ड हो जाएगा NaHCO3। ठीक है, अब फॉर्म्ड हो जाएगा NaHCO3। अब देखिए, कुछ चीज़ें आरबीसी से बाहर आई हैं तो कुछ चीज़ों का अंदर भी आना जरूरी है, क्योंकि जो आयनिक बैलेंस है उसको भी मेंटेन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। कुछ चीज़ें बाहर गई हैं तो कुछ चीज़ें अंदर भी आना ज़रूरी है उतने ही अमाउंट में, ताकि जो बैलेंस है दोनों चीज़ों का वो वापस से मेंटेन हो पाए। अब जब हमारा H2CO3 जो कि कार्बन डाइऑक्साइड से जो कि हमारे पास आरबीसी से बाहर आया था, इसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जो प्लाज्मा में क्लोरीन आयंस प्रेजेंट थे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में, यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास जो क्लोरीन आयन है ये प्रेजेंट होंगे। अब जब प्लाज्मा के अंदर जब क्लोरीन आयन जो भी प्रेजेंट होंगे इसको भेज दिया जाएगा आरबीसी के अंदर, क्योंकि जो H2CO3 था वो बाहर आया था और जो हमारा क्लोरीन आयन है उसको अंदर भेजना है, ताकि जो बैलेंस है, आयनिक बैलेंस है, वो हमारा मेंटेन हो पाए। तो जब क्लोरीन अंदर की जगह जब शिफ्ट हो रहा है, हमारा जो प्लाज्मा है उससे आरबीसी के अंदर जा रहा है, इस फिनोमिना को कहते हैं अपने लोग क्लोराइड शिफ्ट या फिर हैमबर्गर फिनोमिना। क्लोराइड शिफ्ट यानी कि जो हमारा क्लोराइड है, जो क्लोराइड आयन है वो हमारा प्लाज्मा से आरबीसी के अंदर जा रहा है, तो इसको दो नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला हो गया कि क्लोराइड शिफ्ट और दूसरा नाम देते हैं इसको हैमबर्गर फिनोमिना। अब ये सारी बात थी, इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि जो रिमेंबर करने में ज़्यादा आसानी रहे। तो अपने लोगों ने बात की, जो बाइकार्बोनेट आयन था उसका 70% ट्रांसपोर्ट हो रहा था, जो कि हो रहा था हमारा प्लाज्मा के थ्रू। ठीक है, अब क्या था, हमारे पास जो टिश्यू थे, टिश्यू के अंदर फॉर्म हो रहा था कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारा भेजा जा रहा था, जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारा भेजा जा रहा था रेड ब्लड सेल्स के अंदर। अब रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है ये भेजा जा रहा था, क्योंकि यहाँ पे क्या था, हमारे पास जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस नाम का जो एंजाइम है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट था आरबीसी के अंदर। और अगर अपने लोग देखते हैं प्लाज्मा के अंदर तो कार्बोनिक एनहाइड्रेस काफ़ी कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा। तो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड हमारा अंदर आया था आरबीसी के अंदर, ये हमारा जो वाटर है आरबीसी के अंदर ही होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर रिएक्ट कर जाएगा और फॉर्म्ड हो जाएगा हमारे पास कार्बोनिक एसिड यानी कि H2CO3। अब जब H2CO3 फॉर्म्ड हो गया, इस पे एक बार फिर से कार्बोनिक एनहाइड्रेस नाम का जो एंजाइम है ये अटैक करेगा और फिर ये इसको वापस से तोड़ देगा HCO3- में और H+ आयंस में। अब ये इसको तोड़ देगा। अब क्या हो रहा है, हमारे पास जो हमारा HCO3- आयन है ये हमारा वापस से हमारा जो प्लाज्मा है आरबीसी के बाहर निकाला जा रहा है, और प्लाज्मा में जो हमारा HCO3- आयन आया होगा यहाँ पे इसको देखने को मिलेगा Na+ आयन यानी कि सोडियम आयंस। अब इसके साथ ही रिएक्ट करेगा और फॉर्म कर लेगा NaHCO3। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आरबीसी से बाहर आ गई हैं तो कुछ चीज़ें आरबीसी के अंदर भी जाना जरूरी है, क्योंकि जो आयनिक बैलेंस है वो थोड़ा मेंटेन हो पाए। अब जब प्लाज्मा में हमारे पास पड़ा था क्लोराइड आयन, अब ये हमारे पास जो क्लोराइड आयन थे ये जब हमारे आरबीसी के अंदर भेजे जाएंगे तो ये जो हमारे पास फिनोमिना हो रहा है, जो भी क्लोराइड आयन है वो हमारे आरबीसी के अंदर ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, इस फिनोमिना को अपने लोग बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट या फिर हैमबर्गर शिफ्ट। तो अपने लोगों को देखने को मिल रहा है कि हमारा अब जो हमारा बाइकार्बोनेट आयन है वो क्या है, हमारे पास NaHCO3। ठीक, अब ये हमारा प्लाज्मा में आ गया और प्लाज्मा में ये इस तरीके से ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। अब इस वीडियो में अपने लोगों ने जो भी तीनों तरीके थे उसको अपने लोगों ने देख लिया है कि डिसॉल्व स्टेट में कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है। यहाँ पे जो प्लाज्मा है उसमें एक तो डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा था जो कि था 7%, और प्लाज्मा के ही थ्रू हमारे पास एज अ बाइकार्बोनेट आयन ट्रांसपोर्ट हो रहा है जो कि है 70%। यानी कि अगर अपने लोग कंपाइल करने की कोशिश करें, इस वाले जो हमारी स्लाइड है इसको अगर कंपाइल करने की कोशिश करें तो अपने लोग लिखेंगे यहाँ पे प्लाज्मा
और प्लाज्मा के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट हो रहा था वो दो तरीके से होगा। एक होगा 7% जो कि है हमारे पास डिसॉल्व स्टेट में, और दूसरा होगा हमारे पास 70% जो कि है हमारे पास बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में, बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में। और आरबीसी में क्या हो रहा था हमारे पास, आरबीसी में था हमारे पास HbCO2 यानी कि कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, जिसके थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा था 20 से 25%। तो अगर अपने लोग कंपाइल करने की कोशिश करें तो प्लाज्मा में लगभग 77%, 70 + 7, तो अपना 77% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ट्रांसपोर्ट की जाती है प्लाज्मा के थ्रू, और बचा हुआ जो 20 से 25% है वो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा आरबीसी के थ्रू। अब जो ईच 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि टिश्यू के पास से अगर 100 ml ब्लड पास आउट हो रहा है तो वो ले जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि 100 ml ब्लड हमारा 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपना 4 ml जो कार्बन डाइऑक्साइड वो हमारी एल्वियोलाई तक पहुंचाता है। तो इस वीडियो में अपने लोगों ने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जान लिया है, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में बात हो चुकी है कि किस तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका ट्रांसपोर्ट हो रहा है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए हम लोगों को, ताकि मोटिवेशन मिलता रहता है कि आप तक हमारे जो प्रयास है वो पहुंच रहा है। अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।